अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स की इस चौथी वीडियो में हम आज जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी और इसके अलावा हम मोलर स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी देखेंगे। उसमें गैसेस के लिए जो है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एट कांस्टेंट प्रेशर जो मोलर स्पेसिफ़िक हीट्स होती हैं वो हम देखेंगे। इसमें हम हीट एंड वर्क के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को उसमें हम इस वीडियो में हम समझेंगे और उसके कुछ स्पेशल केसेस हम इसमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज की वीडियो का जो हमारा पहला टॉपिक है वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी को समझने से पहले जो है वो हम हीट कैपेसिटी को समझ लेते हैं। अब इसमें जो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ करने के लिए। डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एब्ज़ॉर्ब करते हैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस रेज़ करने के लिए। मतलब यानी कि हर मटेरियल में हीट एब्ज़ॉर्ब करने की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। अब कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उसका कितना भी मास है वो अपना टेम्परेचर रेज़ करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज़ करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्ज़ॉर्ब कर रहा होगा या जितना अमाउंट ऑफ हीट उसको रिक्वायर होगा वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, हमारे पास कोई भी सैंपल है किसी भी मटेरियल का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करने के लिए उसको जितनी हीट देनी पड़ेगी या उसको जितनी हीट दरकार होगी वो उसकी हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब अगर मैं इसी हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास निकालूं, ठीक है, वो तो हमारे पास सैंपल था, उसका डिफरेंट सैंपल्स में डिफरेंट मासेस हो सकते हैं डिफरेंट सैंपल्स के। तो अगर मैं किसी भी मटेरियल के लिए पर यूनिट मास ये वाली वैल्यू निकालूं तो फिर वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, जब मैं किसी भी सैंपल की बात करूंगा तो वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी, और जब मैं हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास निकालूंगा उस मटेरियल के तो वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी बन जाती है। ठीक है, तो इसमें अगर ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन 11.27 जो इसमें बताई हुई है, इसमें कैपिटल सी यूज़ होता है हीट कैपेसिटी के लिए। ठीक है, ये कैपिटल सी जो है वो ये सैंपल के लिए, मतलब ये पर यूनिट मास नहीं है, ये जो है वो किसी भी एक बॉडी के लिए। अब ये क्या कैपिटल सी जो है वो किसके बराबर है, डेल्टा क्यू, यहाँ पे जो है वो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड या जो भी उसको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ये वो है, और डिवाइड बाय डेल्टा टी जो कि रेज़ इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, जो जितना टेम्परेचर उसका रेज़ हुआ है ये वो है। ठीक है, तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने उसको सप्लाई की है डिवाइडेड बाय जितना उसका टेम्परेचर में चेंज आया है वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। और अगर मैं इसी चीज़ को जो है वो उसके जो सैंपल का मास है अगर मैं उससे भी डिवाइड कर दूं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो जब मैं कैपिटल सी को उस सैंपल के मास से डिवाइड कर देता हूँ तो फिर मेरे पास स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी आ जाती है जो कि उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो कि उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि यानी कि उस मटेरियल को हम इस वैल्यू की बिना पर पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्पेसिफ़िक हीट है तो हम उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं या ये पहचान सकते हैं कि वो मटेरियल कौन सा होगा। ठीक है, वाटर के लिए जो है वो स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी उसकी हमें बताई हुई है 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन। ये वाटर की स्पेसिफ़िक हीट होती है। बाकी मटेरियल्स की जो है वो बाकी जो कॉमन मटेरियल्स हैं उनकी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी इस टेबल में हमें दी हुई है, टेबल 11.2 में। ठीक है, तो हमने हीट कैपेसिटी देख ली, हमने स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी देख ली। अब जो डिफरेंट सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, अगर हमें उनकी स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी नहीं पता तो उसको मालूम करने का एक तरीका है जिसे मेथड ऑफ मिक्सचर्स कहते हैं, और ये सबसे बेसिक सबसे फंडामेंटल तरीका है सॉलिड्स और लिक्विड्स की स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी को डिटरमिन करने का, मालूम करने का। इसमें जो इस मेथड में जो हमारे पास जो इस मेथड को जो लॉ गवर्न कर रहा होता है, इंजीनियरिंग लॉ जो इस मेथड को गवर्न कर रहा होता है वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, वो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज कहलाता है, और लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की स्टेटमेंट क्या है कि जो हॉट बॉडी है वो उसने जितनी हीट लूज़ की होगी वो बराबर होगी उस हीट के जो कि कोल्ड बॉडीज़ ने गेन की है।
ठीक है। हॉट बॉडीज़ ने जितनी हीट लूज़ की है वो बराबर होगी उस हीट के जो कोल्ड बॉडीज़ ने एब्ज़ॉर्ब की है, ठीक है। इसमें जब हम हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ रखते हैं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज बेसिकली थर्मल इक्विलिब्रियम से ही रिलेट करता है कि जब भी हम किसी हॉट बॉडी के साथ किसी कोल्ड बॉडी को रखते हैं तो हॉट बॉडी से ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस हॉट बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होती है कोल्ड बॉडी में। हॉट बॉडी हीट लूज़ करती है और कोल्ड बॉडी उस हीट को गेन करती है, और यहाँ तक कि वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि हम जो है वो किसी भी सब्सटेंस की स्पेसिफ़िक हीट जो हमें नोन नहीं है, स्पेसिफ़िक हीट कैपेसिटी जो हमें अभी पता नहीं है, हम वो मालूम कर सकते हैं अगर हमें उस सब्सटेंस का मास और उसका टेम्परेचर पता है। ठीक है, इसको हम मिक्स करेंगे एक ऐसे लिक्विड के साथ जिसका मास और टेम्परेचर हमें पता है, और ये जो सारी चीज़ हो रही होती है वो एक डिवाइस में हो रही होती है, एक इंस्ट्रूमेंट में हो रही होती है जिसे कैलोरीमीटर कहते हैं, ठीक है। इसमें कैलोरीमीटर का भी मास और टेम्परेचर हमें पता होता है। इसमें जो है इनिशियल टेम्परेचर जिस तरह हमें सारी चीज़ों के पता होते हैं, यानी कि ओवरऑल सिस्टम में जो चीज़ें शामिल हैं, यानी कि वो मेटल या वो मटेरियल जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें मालूम करनी है। इसमें जो लिक्विड होता है जो कि यूजुअली वाटर होता है, उसका भी मास और टेम्परेचर हमें पता होता है इनिशियल। और जो कैलोरीमीटर है, जो कैलोरीमीटर जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका भी मास और टेम्परेचर हमें पता होता है, और सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर हम मेजर कर लेते हैं यूजिंग थर्मामीटर, तो फाइनल टेम्परेचर भी हमें पता होता है। तो इसकी मदद से जो है वो हम उस मटेरियल की जो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें नहीं पता वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल 11.5 पे चलते हैं ताकि और चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। इसमें हमने किया ये है कि अच्छा, इसमें सबसे पहला तो ये है कि ये कॉपर कैलोरीमीटर की एग्ज़ाम्पल है, तो हम ये देख लेते हैं कि वो दिखता कैसा है, ठीक है। तो कॉपर कैलोरीमीटर कुछ इस तरह का होता है। ये एक कॉपर का कंटेनर होता है और ऊपर ये इस तरह का इसमें कैप होता है, ये कॉर्क फिटेड होता है। इसमें जो है वो इसके अंदर पानी भरा होता है। अच्छा, इस कॉपर कैलोरीमीटर का मास भी हमें पता होता है, इसका इनिशियल टेम्परेचर भी हमें पता होता है। इसमें जो लिक्विड जो कि यूजुअली वाटर होता है उसका भी मास हमें पता होता है और उसका टेम्परेचर भी हमें पता होता है। हम इसमें एक हीटेड मेटल या हीटेड मटेरियल जो है जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, उसे हम इस कॉपर के कैलोरीमीटर के अंदर डालते हैं और फिर इसको बंद कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर के बाद जब हमारे पास जो है वो इस सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो वो जो है वो हम यहाँ से नोट डाउन कर लेते हैं। यानी कि जब टेम्परेचर चेंज होना बंद हो जाता है तो वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर होता है। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाता है। उस फाइनल टेम्परेचर की मदद से हम लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हुए उस अननोन मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिटरमिन कर लेते हैं। वापस चलते हैं बुक पे, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल 11.5 में हमें ये दिया हुआ है कि एक मेटल था जिसका मास हमें दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। उसको हमने हीट किया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक, यानी कि उस मटेरियल का हमें मास भी दिया हुआ है और उसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है जो पहली रिक्वायरमेंट थी। इस मटेरियल को हमने ड्रॉप किया है एक कॉपर कैलोरीमीटर में, और कैलोरीमीटर का जो मास है वो 400 ग्राम हमें दिया हुआ है, और उसमें जो लिक्विड है जो दूसरा एंटिटी थी उसमें उसका भी मास हमें दिया हुआ है। अच्छा, ये जो इनिशियली एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो टेम्परेचर है वो कैलोरीमीटर का भी है और वो वाटर का भी है, ठीक है। क्योंकि इनिशियल जो सिस्टम था हमारे पास मेटल को इंसर्ट करने से या ड्रॉप करने से पहले वो हमारे पास कैलोरीमीटर था और उसमें मौजूद पानी था। तो इनिशियल सिस्टम ये था, ठीक है, मेटल को ड्रॉप करने से पहले। अब जब मेटल को हमने ड्रॉप किया, उसको बंद कर दिया, और हमारे पास फाइनल टेम्परेचर उसका फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ गया है 22.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमें जो है वो जो मेटल है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। कॉपर जिसका वो कैलोरीमीटर बना हुआ है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें बताई हुई है 386 जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो इसके बाद नीचे डेटा लिस्ट डाउन किया हुआ है।
हमें मेटल का मास दिया हुआ है, लेकिन ये ग्राम्स में दिए हुए हैं सारे मासेस, तो हमें इसको किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें पता नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर्स हमें जो है वो बताए हुए हैं। इनिशियल टेम्परेचर पानी का भी दिया हुआ है, कॉपर का भी दिया हुआ है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमें, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें दी हुई है, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मेटल पीस, मेटल का जो टेम्परेचर है वो भी हमें दिया हुआ है, और ये सारी चीज़ें हमने लिस्ट डाउन कर ली। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें याद होनी चाहिए वैसे, और ये इन्होंने पहले भी बताई हुई, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो ये 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन होती है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इसमें लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो हीट लॉस की है वो की है मेटल ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर उसका था, ठीक है। और उसको ड्रॉप करने से पहले सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में था, तो जो हीट ट्रांसफ़र जो शुरू हुआ है वो मेटल ड्रॉप होने के बाद हुआ है, तो जो हीटेड पार्ट था उसमें वो मेटल था, तो हीट जो है वो मेटल ने लूज़ की है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया हीट लॉस बाय मेटल। अब मेटल जब ड्रॉप हुआ तो वहाँ पे पानी मौजूद था और कैलोरीमीटर मौजूद था, तो हीट जो गेन की है वो पानी ने भी की है और कैलोरीमीटर ने भी की है। तो मेटल ने जितनी हीट लूज़ की है वो गेन की होगी वाटर ने और कैलोरीमीटर ने, क्योंकि उसके सराउंडिंग में बस वही चीज़ें थी, ठीक है। तो अब अभी ऊपर जो हमने ये फॉर्मूला देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये वाला, ये है स्मॉल सी, यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर है डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी, ठीक है, मास और ये डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ से अगर मैं अमाउंट ऑफ हीट निकालूँ यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगा डेल्टा क्यू इज़ इक्वल्स टू सी एम डेल्टा टी। सी इसमें स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट वाला, तो डेल्टा क्यू बराबर आएगा सी एम डेल्टा टी के। यही फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ नीचे जो है वो जब हम हीट की वैल्यूज़ रख रहे हैं तो हमने यही वाला फॉर्मूला इस जगह पे जो है वो हमने ये प्लेस किया, यही वाला फॉर्मूला। तो इसमें जब हम मेटल की बात करें तो मास ऑफ मेटल, ठीक है, मास ऑफ मेटल मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल जो हमें फाइंड आउट करनी है, और मल्टीप्लाई बाय मेटल में जो टेम्परेचर डिफरेंस आया। अब मेटल इनिशियली जो है वो हाई टेम्परेचर पे था, ठीक है, तो जो इनिशियल टेम्परेचर था मेटल का वो पहले आएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस इसमें जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्योंकि मेटल का इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा था और फाइनल टेम्परेचर जो है वो उसका वो कम था, तो Tm माइनस Tf है, ठीक है। ये और ये टेम्परेचर डिफरेंस ही ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वो है जिसने हीट सप्लाई की है। तो इसमें जो है वो जब अब हीट सप्लाई का करते हैं तो उसमें इनिशियल टेम्परेचर पहले आता है, फाइनल टेम्परेचर बाद में आता है नेगेटिव साइन के बाद, ठीक है। उसके बाद बराबर हुआ हीट गेन बाय वाटर में हमने जो है वो हीट गेन बाय वाटर में हमने जो फिर वाटर वाला एम सी डेल्टा टी या वाटर के लिए रखा है, इसमें मास ऑफ वाटर आ गया मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस। अब क्योंकि वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की है तो उसका जो इनिशियली टेम्परेचर था वो कम था, फाइनल टेम्परेचर उसका बढ़ा होगा, तो यहाँ पे Tf पहले आएगा और जो इनिशियल टेम्परेचर था उसका Tw वो बाद में आएगा, ठीक है। जो Tw था उसका इनिशियल टेम्परेचर वो बाद में आएगा, और जो फाइनल टेम्परेचर है क्योंकि वो ज़्यादा है तो वो पहले आएगा डिफरेंस में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब वो हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, उसमें हमने फिर दोबारा ये वाला फॉर्मूला रख दिया है एम सी डेल्टा टी, ठीक है। इसमें मास ऑफ कैलोरीमीटर आ गया मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, क्योंकि कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ था, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि इसने भी हीट एब्जॉर्ब की है तो इसका फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इनिशियल टेम्परेचर कम होगा, तो Tf माइनस Tw क्योंकि वाटर का जो टेम्परेचर था वही कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर है, तो इसलिए यहाँ पे Tw लिखा हुआ, ये T स्मॉल c भी हो सकता है, ठीक है, उस पर कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद हमने सिंपल इनकी वैल्यूज़ जो है वो इसमें इस इक्वेशन में रख दी हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास स्मॉल c की वैल्यू आ गई है 1134.68 जूल्स पर केजी पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरह ये न्यूमेरिकल ख़त्म हुआ, सॉल्व एग्जाम्पल। आगे चलते हैं कुछ इंस्टेंट्स पे कुछ चीज़ों में हमें जो है वो मास स्पेसिफिक हीट से ज़्यादा बेहतर जो या ज़्यादा रिक्वायर्ड जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है। तो मास स्पेसिफिक हीट क्या थी कि जब हमने हीट कैपेसिटी को पर यूनिट मास निकाला था, यानी कि मास से डिवाइड किया था,
मोलर स्पेसिफिक हीट जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ़ मोल से डिवाइड करेंगे, उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ़ मोल से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी वो मोलर स्पेसिफिक हीट होगी। नंबर ऑफ़ मोल्स मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस का एक मोल बराबर होता है कि जो उसकी मॉलिक्यूलर मास वाली वैल्यू है, ठीक है, अगर उतना ही उसका मास इन ग्राम्स मौजूद है तो वो उसका एक 1 मोल होता है, ठीक है। और ये हम एवोगैड्रोस के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस वो अमाउंट होता है जिसमें उसके 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स, अब वो एटम्स हो मॉलिक्यूल्स हो, वो मौजूद हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ मोल्स का यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। और यहाँ से अगर हम मास का फार्मूला निकालें तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इस मास की वैल्यू को, जो ये हमने निकाली है, इस मास की वैल्यू को हमने उठा के रख देना है जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट का फार्मूला है उसमें, यानी कि ये वाले फार्मूले में। जब हम यहाँ पे मास की वैल्यू रखेंगे तो ये हमने मास को रिप्लेस कर दिया है नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास से। और इस तरह से हमारे पास ये जो मॉलिक्यूलर मास था सब्सटेंस का, उसे ये वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा था, उसको हम इक्वेशन के लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, तो वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मॉलिक्यूलर वेट जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है। तो हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है, यानी कि ये चीज़, वो बराबर होती है मॉलिक्यूलर वेट और मास स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट के, ठीक है। इक्वेशन 11.30 से ये चीज़ पता चल रही है, यही चीज़ ड्राइव हो रही है। मोलर स्पेसिफिक हीट प्रोडक्ट होती है मॉलिक्यूलर वेट और उस सब्सटेंस के मास स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। इसमें एम के साथ जो सी है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल लिखा हुआ है, ये मतलब उसके साथ है, उसमें नहीं है, मतलब उसके नीचे उसमें नहीं है, ठीक है। ये उससे प्रोडक्ट हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट का ज़ाहिर सी बात है हमने पर यूनिट मोल निकाला है, तो ये जूल्स पर मोल पर केल्विन होगा, इसका जो यूनिट होगा वो जूल्स पर मोल पर केल्विन होगा। तो अच्छा, अब बात ये है कि जब हम गैसेस के हवाले से मोलर स्पेसिफिक हीट्स की बात करते हैं, तो क्योंकि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर बढ़ने से जो वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज होता है, तो गैसेस के लिए हमारे पास फिर जो मोलर स्पेसिफिक हीट्स होती हैं वो दो टाइप्स की आ जाती हैं। एक वो है कि जब हम गैस को हीट कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका वॉल्यूम हमने जो वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, उसका वॉल्यूम हम चेंज होने नहीं दे रहे, तो ऐसी जो हमारे पास उस गैस की जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है, उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और उसको इंडिकेट करते हैं CV से, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है CV, ठीक है। ये है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब हमने उसका वॉल्यूम जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और वो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता और हम उसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम गैस को हीट दे रहे हैं और उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन उसका प्रेशर जो है वो हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, तो ऐसी सूरत में जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी तो वो जो है वो उसकी फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है, और उसको हम इंडिकेट करते हैं CP से, ठीक है। तो गैसेस के लिए हमारे पास दो किस्म की जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट्स आती हैं, एक एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। एक जब हम उसको हीट कर रहे हैं और उसका वॉल्यूम हमने कांस्टेंट रखा हुआ हो, फिक्स रखा हुआ हो, एक जब हम उसको हीट कर रहे हो और उसका प्रेशर हमने कांस्टेंट रखा हुआ हो, वॉल्यूम चेंज हो सकता हो, ठीक है। तो दोनों केसेस में हमारे पास फिर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट आ रही होती हैं गैसेस के लिए। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम देख चुके हैं इसमें। अब आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है हीट एंड वर्क इन थर्मोडायनेमिक्स। उसको देखने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स किसे कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली साइंस की एक ब्रांच है, ये वो स्टडी है जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है, थर्म कहते हैं हीट को और डायनेमिक्स कहते हैं वर्क को या मूवमेंट को या मोशन को। तो थर्मोडायनेमिक्स ये बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जो कि कन्वर्जन से डील करती है
हीट का कन्वर्जन वर्क में, ठीक है, हीट का कन्वर्जन वर्क में या पावर में, यानी कि जब हम हीट से मोशन जनरेट कर रहे हो या मोशन से हीट जनरेट कर रहे हो, तो इस कन्वर्जन को जो है वो ये वाली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स या ब्रांच ऑफ साइंस जो है वो डील करती है। अब इसमें जो है वो इसको देखने के लिए जो है वो अब हम ये, अच्छा, इसमें सबसे पहले हम हीट एंड वर्क को भी समझ लेते हैं, फिर आगे हम इनका कन्वर्जन समझेंगे। हीट जो है वो हम पहले भी इसको समझ चुके हैं। हीट जो है वो एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, वो एनर्जी जो ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र हमारे पास आती है, और ये फ़्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, हीट, अच्छा, इसको समझने के लिए हम ये करते हैं कि हम ये एक सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास एक सिलेंडर है, और ये एक रिजिड सिलेंडर है, उसमें गैस फिल हुई हुई है, और वो गैस इंट्रैप्ड हुई हुई है एक मूवेबल पिस्टन की मदद से इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो इनिशियल जो इक्विलिब्रियम है जो फिगर ए में शो हो रहा है, उसमें हमारे पास जो है वो इनिशियल इक्विलिब्रियम में पिस्टन जो है वो एक सर्टेन पोजीशन पे था, ठीक है। और फिर हमने ये किया कि इस गैस को हमने हीट किया है। हीट करने के नतीजे में ये गैस एक्सपेंड हुई है, और इसने, क्योंकि पिस्टन मूवेबल था, कंटेनर तो रिजिड था, उसकी तो वो मूवमेंट नहीं होगी। जो पिस्टन क्योंकि मूवेबल था, तो ये जो गैस है जब वो एक्सपेंड होगी तो वो पिस्टन को ऊपर की तरफ जो है वो रेस करेगी, ठीक है, और गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और वो पिस्टन को अपवर्ड मूव करा देगी। तो ये हम कहते हैं कि गैस ने जो है वो वर्क डन किया है, और ये वर्क डन करने के लिए उसको जो अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया था उसने उसको यूटिलाइज़ किया है। तो ठीक है, अब हमने इस गैस को हीट एनर्जी सप्लाई की, जिसके नतीजे में इसने वर्क किया। अब उस वर्क को हम ड्राइव करने जा रहे हैं। तो अब गैस जो है वो हम जानते हैं कि जो गैस है वो प्रेशर, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे इस मूवेबल पिस्टन की इनर सरफेस पे भी, और जो सिलेंडर है उन जिसमें वो गैस मौजूद है उसकी इनर वॉल्स पे भी उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो अब क्योंकि सिलेंडर की वॉल्स तो मूव नहीं हो सकती, तो जो पिस्टन पे जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है, और उस पिस्टन का जो सरफेस एरिया है, अगर क्योंकि मैं जानता हूँ कि प्रेशर जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है, तो अगर मुझे वो फोर्स निकालनी है जो गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन पे लगा रहे हैं, तो वो क्या होगा कि प्रेशर को मैं जब एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी कि जो गैस का प्रेशर इस पिस्टन की सरफेस पे लग रहा है उसको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूँ उस सरफेस एरिया से, पिस्टन के सरफेस एरिया से जिस पे वो गैस जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो मेरे पास वो फोर्स, वो अपवर्ड फोर्स की वैल्यू आ जाती है जो कि इस गैस ने वर्क करने के दौरान इस पिस्टन पे लगाई है, ठीक है। तो वो मेरे पास जो है वो F=PA वो आ जाता है, ठीक है। और जैसा कि हम वर्क की डेफिनेशन से जानते हैं कि वर्क जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वो जो उसी फोर्स की डायरेक्शन में हुई है। अब यहाँ पे जो फोर्स है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगी है, और जो पिस्टन ने मूव किया है वो भी वर्टिकली अप ही किया है। तो यहाँ पे कॉस वाली जो टर्म है वो इसमें यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि वो cos 0 वो 1 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन वो सेम है, दोनों पैरेलल हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये सिंपल F डेल्टा वाई लिखा हुआ है, डेल्टा वाई वो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने अपवर्ड की है, ठीक है। तो वो फिर उसके बाद हमने F की जो वैल्यू थी प्रेशर और एरिया की टर्म से वो उठा के हमने यहाँ पे उसको रख दिया है। अब इसमें अगर मैं ये देखूँ कि एरिया मल्टीप्लाई हो रहा है उस डिस्प्लेसमेंट से जो कि डेल्टा वाई है, यानी कि पिस्टन का एरिया और डेल्टा वाई वो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पिस्टन का ये वाला एरिया और वो डिस्प्लेसमेंट जितना वो अप हुआ है। तो जब मैं इस सरफेस एरिया को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वो वॉल्यूम आ जाएगा जो कि गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है या जो चेंज इन वॉल्यूम आया है, ठीक है। तो इसीलिए ए डेल्टा वाई को हमने यहाँ से रिप्लेस कर दिया है डेल्टा वी से, जो कि चेंज इन वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ वर्क है वो बराबर आ जाता है प्रेशर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो हमारे पास, इसमें तो हमारे पास ये सेम प्रेशर था। अगर हमारे पास प्रेशर वेरी कर रहा हो तो फिर ये हम एवरेज प्रेशर भी ले सकते हैं,
और अगर वो जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब अगर वो जो है वो एक कर्व की सूरत में वेरी कर रहा है तो फिर हम जो है वो ग्राफ प्लॉट करके उसके एरिया से भी वर्क अमाउंट ऑफ वर्क निकाल सकते हैं। इसमें जो है वो ठीक है, अगर हमारे पास जो है वो प्रेशर मतलब एक प्रोसेस है हमारे पास, ये पीवी डायग्राम है प्रेशर और वॉल्यूम, जिसमें हमने प्रेशर को वर्सेस वॉल्यूम जो है वो प्लॉट किया है। ये एक थर्मोडायनेमिक डायग्राम है, पीवी डायग्राम, प्रेशर और वॉल्यूम वर्सेस। तो इसमें जो ये हमारे पास ये जो कर्व लाइन आ रही है ये एक प्रोसेस है जो कि वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो है वो प्रेशर जो है वो पी आई से चेंज हुआ है पी एफ तक, और जो इसके नतीजे में जो वॉल्यूम में एक्सपेंशन आई है वो वी आई से बढ़ के वी एफ हो गया है। तो अब इसमें ये जो एरिया अंडर द कर्व है ये वाला, ठीक है, ये इसकी जब हम वैल्यू निकालते हैं तो ये वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्क के बराबर होता है। वर्क जो है वो एरिया अंडर द कर्व होता है जब हम पीवी डायग्राम पे इसको प्रोसेस को प्लॉट करते हैं। जब हम पीवी डायग्राम पे किसी प्रोसेस को प्लॉट करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व जो है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है, वर्क डन को बताता है, वर्क डन को डिटरमिन करता है। अच्छा, अब इसमें जो है वो वर्क डन अगर सिस्टम करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो पॉजिटिव होगा, उसको पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम। लेकिन जब सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करेगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा और ये वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अगले टॉपिक पे चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स हम देख चुके हैं। अच्छा, हीट और वर्क, इसको हम देख लेते हैं। हीट जो है वो डिपेंड करती है प्रोसेस पे, ये सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। हीट जो है वो पाथ फंक्शन है, यानी कि क्योंकि वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है, और प्रोसेस पाथ यानी कि ये चीज़ जो ग्राफ पे जो ये जो लाइन होती है बेसिकली प्रोसेस को इंडिकेट कर रही होती है, तो इसको प्रोसेस फंक्शन भी कहते हैं, इसको पाथ फंक्शन भी कहते हैं। और क्योंकि हीट जो है वो सिर्फ बाउंड्री पे ही रिकॉग्नाइज होती है, जब वो सिस्टम में एंटर हो जाती है तो वो फिर हीट नहीं रहती, वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाती है। तो हीट को बाउंड्री फंक्शन भी कहते हैं, यानी कि ये वो चीज़ है जो कि बाउंड्री पे एग्जिस्ट करती है, ड्यूरिंग ट्रांजिट एग्जिस्ट करती है। ये पाथ, इसकी वैल्यू जो है वो पाथ पे डिपेंड कर रही होती है, अगर प्रोसेस चेंज होता है तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस में डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड होगा, और यही चीज़ वर्क के लिए भी है। वर्क भी जो है वो प्रोसेस फंक्शन है, बाउंड्री फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। वर्क जो है वो प्रोसेस पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, सिस्टम की स्टेट्स पे जो है वो ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, वर्क की वैल्यू डिफरेंट प्रोसेस के लिए डिफरेंट होगी। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम अगर है तो उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें ना मास ट्रांसफ़र हो सकता है और ना ही जो वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम जो बिल्कुल अलग थलग है, जिसमें ना ही मास ट्रांसफ़र हो सकता है सराउंडिंग से, ना ही कोई किसी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये इसकी एक स्टेटमेंट है। इसकी दूसरी स्टेटमेंट ये है कि एनर्जी को जो है वो मतलब एनर्जी जो है वो कभी उसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, कभी उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी फॉर्म जो है वो चेंज हो सकती है। उसकी जो फॉर्म है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ना एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए होता यह है कि जो अमाउंट ऑफ हीट जब हम किसी भी सिस्टम को सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे डेल्टा क्यू लिखा हुआ है, ये बेसिकली नेट हीट सप्लाइड है। ठीक है, जो भी हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसको हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। वो जो अमाउंट ऑफ हीट हमने उसको सप्लाई किया होता है उसमें से सिस्टम जो है वो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो है वो वर्क करने में इस्तेमाल करता है, जो कि डेल्टा डब्ल्यू की फॉर्म में हमारे पास यहाँ पर आता है। जो बाकी उस हीट का जो बाकी का पोर्शन बचता है वो या तो उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, ठीक है, अगर वो मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो फिर वो सिस्टम से सराउंडिंग में वापस रिजेक्ट हो जाता है।
ठीक है, लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी बैलेंस है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है। तो इसमें जो डेल्टा क्यू है, ये जो फॉर्मूला हमें दिया हुआ है ये वाला, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट है थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स के लिए। इसमें जो है वो डेल्टा क्यू जो है वो नेट हीट सप्लाइड है, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड माइनस अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। ठीक है, इसमें से माइनस हो रहा है डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा डब्ल्यू ये वो है जो अमाउंट ऑफ वर्क सिस्टम ने किया है। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी या ये पॉजिटिव वर्क होगा जब जब सिस्टम वर्क करेगा। ठीक है, डेल्टा क्यू नेट हीट सप्लाइड तब पॉजिटिव होगी जब अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ज़्यादा होगी और अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड कम होगी। ठीक है, और ये इसका जो कुछ भी इसमें से बचेगा वो सारा का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, तो वो डेल्टा यू के बराबर आएगा। ठीक है, डेल्टा यू ये इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करेगी। ठीक है, ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होती, प्रोसेस डिपेंडेंट नहीं होती, ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे जो है वो डिपेंड करती है। मतलब यानी कि अगर मैं एक सिस्टम है उसको एक स्टेट से उसको एक किसी इनिशियल स्टेट से उसको दूसरी फाइनल स्टेट पे अगर मैं लेके जा रहा हूँ, अब अगर मैं डिफरेंट पाथ्स के ज़रिए उसको लेके जाता हूँ तो हीट और जो वर्क है उसकी वैल्यू जो है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट पाथ्स के लिए। लेकिन इसका जो डिफरेंस है यानी कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू जो कि बेसिकली उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, वो फिक्स रहेगा। चाहे मैं किसी भी पाथ से उसको लेके जाऊँ, चाहे मैं कोई सा भी प्रोसेस लगाऊँ, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट्स सेम हैं तो सिर्फ जो है वो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यूज़ चेंज होंगी, लेकिन इनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा, जो कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम पे डिपेंड करता है, स्टेट्स पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। प्रोसेस पे इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड नहीं करती, ये पाथ फंक्शन नहीं है, ये बाउंड्री फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो इसी में हम स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ठीक है, और अगर सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम होगा, ठीक है, जिसमें किसी भी फॉर्म में एनर्जी या मास जो है वो एंटर नहीं हो सकता, तो ना ही उसमें फ़्लो ऑफ हीट होगा, ना ही उसमें कोई वर्क डन होगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो जब ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि कोई अमाउंट ऑफ हीट भी नहीं है, कोई अमाउंट ऑफ वर्क भी नहीं है, तो ये जो डिफरेंस है इसका वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ये ज़ीरो होगा तो इसका मतलब इस इक्वेशन से अगर मैं देखूँ तो डेल्टा यू ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि हमने देखा अभी पहली स्टेटमेंट जो हमने उसकी देखी थी कि आइसोलेटेड सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, कंजर्व रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो यही चीज़ हमें यहाँ से जो है वो डिक्टेट हो रही है, यही चीज़ यहाँ से ड्राइव हो रही है कि उसकी जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही। U2 इज़ इक्वल्स टू U1, यानी कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी पहले थी वही बाद में भी वही है। ठीक है, उसकी जो सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, अब हम एक ऐसा प्रोसेस देखते हैं जो कि साइक्लिक प्रोसेस है। ठीक है, यानी कि वो एक स्टेट से स्टार्ट हुआ, फिर नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो है वो उस पे हुए, और वो प्रोसेस के बाद जो वो आखिरी वाला प्रोसेस है उसने उसको वापस उसी इनिशियल स्टेट पे लाके ड्रॉप कर दिया सिस्टम को। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या है कि जो उसकी इंटरनल एनर्जी है जो पहले थी वही अभी भी रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो डेल्टा क्यू और डेल्टा डब्ल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं है, हाल बता इनकी वैल्यूज़ बराबर होंगी। यानी कि हमने जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की वो सारी की सारी वर्क डन में जो है वो यूज़ हो गई। जितनी भी नेट अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की वो सारी की सारी जो है वो वर्क करने में इस्तेमाल हो गई। यानी कि हमने सिस्टम को हीट सप्लाई की, उसमें से उसने कुछ अमाउंट यूज़ किया और उसने वो वर्क किया, और बाकी जो हीट है वो रिजेक्ट कर दी। तो जो नेट हीट थी हमारे पास डेल्टा क्यू वो बराबर आ गई डेल्टा डब्ल्यू के। जितनी भी सिस्टम को हमने नेट हीट सप्लाई की वो सारी की सारी उसने वर्क करने में इस्तेमाल कर दी। उसकी इंटरनल एनर्जी में कुछ भी जो है वो जाके एडअप नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल्स हैं दो, इन्हें देख लेते हैं।
एग्जाम्पल 11.6 में ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसने 1000 जूल्स ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब की है और डिलीवर किया है, ये इस हीट में से 600 जूल्स का उसने जो है ना वो वर्क किया है, और उसने जो हीट रिजेक्ट की है वो 100 जूल्स की जो हीट है वो उसने रिजेक्ट की है एटमॉस्फेयर में। हमें जो है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आया है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट्स, सबसे पहले तो हम नेट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड वो निकाल लेते हैं। 1000 जूल्स उसको सप्लाई की थी जिसमें से 100 जूल्स उसने रिजेक्ट कर दी, तो जो नेट अमाउंट ऑफ हीट हमने सिस्टम को सप्लाई की वो 900 थी। ठीक है, उसमें से 600 जो है वो उसने वर्क करने में इस्तेमाल किया, तो बाकी जो है वो जो 300 बच जाएगी वो उसकी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसको चेंज करेगी, उसको वो उसमें एडअप हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हमने इसमें, ये सिंपल मैथ्स है। ठीक है, तो इसमें ये है। अगली एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल 11.7 में एक थर्मोडायनामिक सिस्टम है जो कि एक प्रोसेस जिस पे हुआ है, और उस प्रोसेस के नतीजे में उसकी जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की वो डिक्रीज़ हुई है 300 जूल से। ठीक है, अगर उसी वक्त सिस्टम पे जो है वो 120 जूल्स का वर्क किया गया है, ठीक है, वर्क किया गया है, तो फाइंड द हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम। अब इसमें इन्होंने जो सॉल्यूशन किया हुआ है उसमें साइन कन्वेंशंस का इन्होंने जो वो इशू किया हुआ है, साइन कन्वेंशन गलत लगाए हुए हैं। ये है डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो वही स्टेटमेंट है, ये वही इक्वेशन है जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ते वक्त देखी थी। अब इसमें यह है कि डेल्टा यू, इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ हुई है, यानी कि U1 जो उसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, फाइनल इंटरनल एनर्जी कम थी। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा यू के बजाय जब हम इसको U2 माइनस U1 रखेंगे तो ये माइनस ऑफ 300 आएगा। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये माइनस में आएगी। ठीक है, और जैसा कि हमने देखा था कि इस इक्वेशन में जो डेल्टा डब्ल्यू है ये उस वक्त पॉजिटिव रखेंगे जब सिस्टम वर्क करेगा, और उस वक्त इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी जब सिस्टम पे वर्क होगा। तो ये डेल्टा डब्ल्यू की जगह पे यहाँ पे प्लस का 120 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का 120 हम रखेंगे। ठीक है, तो जब हम माइनस का 120 यहाँ पे रखेंगे तो वो माइनस बाहर वाले माइनस साइन को प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू प्लस 120 जूल्स। ये प्लस 120 जूल जब हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस की बजाय माइनस का 120 जूल हो जाएगा। तो माइनस 300 माइनस 120, तो ये माइनस का 420 जो है वो डेल्टा क्यू का जो है वो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा माइनस 420 जूल्स। तो इसमें जब वो हीट सप्लाई नहीं हुई है सिस्टम से, जो वो हीट लीव हुई है, हीट रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और वो कितनी रिजेक्ट हुई है, वो है 420 जूल्स। ठीक है, 300 उसके जो है वो इंटरनल एनर्जी के डिक्रीज़ होने से आई है, और बाकी जो सिस्टम पे वर्क किया था तो वो उसके नतीजे में उसने जो है वो वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है वो सिस्टम को रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये टोटल जो है वो 420 जूल्स की जो अमाउंट ऑफ हीट है वो सिस्टम ने रिलीज़ की है सराउंडिंग में। तो अभी इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।